फ्रेंड्स, मॉडर्न साइंस में ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली ने चर्च में लटकते हुए एक शैंडलियर यानी कि एक झूमर को स्विंग करते हुए देखा और उसके स्विंगिंग पीरियड को अपने पल्स रेट से मेज़र किया। यानी कि एक बार स्विंग करने में कितने पल्स रेट काउंट होते हैं, और इसी को उन्होंने पीरियोडिसिटी का नाम दिया। मतलब एक फिक्स पीरियड में एक झूमर इतनी बार स्विंग कर रहा है, यानी कि उसको पल्स रेट से मेज़र किया, और इसी पीरियोडिसिटी को हम लोग क्लॉक्स में यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम लोग इसको शुरू करें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक सिंपल पेंडुलम है और सिंपल पेंडुलम का ऑक्सीलेशन कुछ इस एम्पलीट्यूड में हो रहा है, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एम्पलीट्यूड को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं या फिर यहाँ ले आऊं या फिर यहाँ ले आऊं, मतलब पहले इतना था अब यहाँ ले आया फिर यहाँ ले आया, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि इसके टाइम पीरियड में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि इसके टाइम पीरियड पर क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो टाइम पीरियड है इसका ये उतना ही रहेगा। मतलब जितने टाइम पीरियड में उसने ये वाला एम्पलीट्यूड कवर किया है उतने ही टाइम पीरियड में वो ये वाला भी करेगा और ये वाला भी करेगा। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ गया है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो हमारे पेंडुलम की जो पीरियोडिसिटी है या फिर पीरियोडिक मोशन है या फिर टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड करता है उसकी लेंथ पे, ना कि उसके डिस्प्लेसमेंट पे। कैसे? क्योंकि जैसे कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में आपको इतना एक t1 टाइम लगा है, तो यहाँ से यहाँ तक में आपको t2 टाइम लगेगा, लेकिन वो t1 और t2 बराबर होगा। इसलिए क्योंकि जैसे ही आप डिस्प्लेसमेंट को बढ़ाएंगे वैसे ही आपका एक्सेलरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही ये यहाँ से यहाँ जाएगा, मतलब जितना इसका शुरुआत में एक्सेलरेशन थोड़ा कम रहा होगा इसलिए धीरे धीरे वो करेगा, पीरियोडिक मोशन करेगा, और जैसे ही आप इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, राइट। अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज़ होगा तो हमारी स्पीड भी इंक्रीज़ होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि t1 इज इक्वल्स टू t2। सिंपल गणित है, कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जो टाइम पीरियड इस एम्पलीट्यूड के लिए है वही टाइम पीरियड इस एम्पलीट्यूड के लिए भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो लिखें, हमें पता है कि सिंपल पेंडुलम के लिए जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है t इज इक्वल्स टू में 2π√L/g। क्यों? क्योंकि ये मैंने सिंपल पेंडुलम में पहले ही कैलकुलेट कर लिया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो मेरा 2π है वो तो हमारा कांस्टेंट है, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी कांस्टेंट है, और जो L है वो भी कांस्टेंट रखी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है जो t1 के लिए टाइम पीरियड है वही t2 के लिए ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसको मेनली इफेक्ट करेगी लेंथ ऑफ द पेंडुलम। कैसे? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक पेंडुलम है जिसकी जो लंबाई है वो L1 है, तो उसका जो टाइम पीरियड होगा वो t1 होगा, राइट। और अगर मैं वही कहूँ कि एक दूसरा पेंडुलम लूँ और मैं लंबाई थोड़ी सी बढ़ा दूँ, यानी कि इसको थोड़ा लंबा कर दो, तो L2 हो गई इसकी लेंथ, तो इसके अंदर जो टाइम लगेगा वो t2 होगा, और यहाँ पर t1 और t2 अलग अलग होंगे। फॉर एग्जांपल कभी आपने देखा होगा कई तरीके की घड़ियाँ होती हैं जिनके अंदर कुछ पेंडुलम छोटे होते हैं जिनकी लेंथ थोड़ी सी कम होती है, और कुछ पेंडुलम बड़े होते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि जो बड़े वाले पेंडुलम होते हैं उनको टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, वो ज़्यादा टाइम लेते हैं कवर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ एक सिंपल नॉर्मल घड़ी की, तो उसके अंदर जो पेंडुलम यूज़ होता है उसे हम लोग सेकेंड पेंडुलम भी कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक घड़ी लगी हुई है और घड़ी के अंदर जो पेंडुलम है वो जो है 1 सेकंड में एक बार स्विंग करेगा। स्विंग से मेरा मतलब है राइट साइड की तरफ, मान लीजिए राइट या लेफ्ट साइड की तरफ। फॉर एग्जांपल जैसे पेंडुलम मेन पोजीशन पे है, अगर ये यहाँ जा करके वापस आएगा तो उसे 1 सेकंड लगेगा, फिर ये यहाँ जा करके दोबारा वापस आएगा तो इसे दूसरा सेकंड लगेगा। इस तरीके से हर सेकंड में आधा स्विंग होगा। तो इसका मतलब पूरा स्विंग होने में, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वापस जाके वापस आने में, इस पूरे स्विंग में इसको 2 सेकंड लगेंगे। मतलब 1 सेकंड में ये एक साइड पूरा करेगा और 1 सेकंड में ये 2 साइड पूरा करेगा। सो ये जो पेंडुलम है इसका टोटल टाइम पीरियड हो जाता है 2 सेकेंड्स, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे घड़ी के अंदर जो है जो सेकंड वाली जो घड़ी चल रही होती है, एक बार में 1 सेकंड निकलता है तो ये एक स्विंग करेगा, दूसरा सेकंड गया तो फिर दूसरा स्विंग करेगा, मतलब इस तरफ करेगा। तो पूरे स्विंग को करने में ये 2 सेकंड ले रहा है, यानी कि 1 मिनट में ये 30 बार ऑक्सीलेशन करेगा अगर मैथमेटिक्स लगाई जाए। क्योंकि हमें पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 2 सेकंड में एक ऑक्सीलेशन हो रहा है, तो 30 बार होगा 1 मिनट के अंदर, ठीक है। और इसी तरीके से इसमें एडजस्टमेंट अगर मुझे करनी हो तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि अगर मैं इस पेंडुलम की थोड़ी सी लंबाई को अगर मैं बढ़ा दूँ, लंबाई जैसे ही बढ़ेगी वैसे ही इसको ज़्यादा टाइम लगने लगेगा। मतलब हो सकता है कि 4 सेकंड ले, राइट। तो हमारे सामने फॉर्मूला भी कुछ इस तरीके से निकल के आता है जैसे मैंने आपके सामने लिख रखा है t1 इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में L1 और t2 इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में L2। तो हम लोग लिख सकते हैं t1 अपॉन में t2 इज इक्वल्स टू में अंडर रूट में L1 अपॉन में L2। यानी कि अगर इसका ये अंडर रूट इस तरफ चला जाए तो t1 का स्क्वायर अपॉन में t2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में L1 अपॉन में L2। मतलब समझ में आता है कि अगर मुझे करना है इसका टाइम पीरियड डबल, यानी कि मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड में ही एक ऑक्सीलेशन पूरा करे, तो इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो 4 गुना होना ज़रूरी है, क्योंकि अंडर रूट में हमें पता है, ठीक है। तो इस तरीके से सिर्फ एक लेंथ एक ऐसा फैक्टर है जो
हमारे पेंडुलम के टाइम पीरियड को अफेक्ट करता है। हालांकि जी भी कर सकता है, ये स्मॉल जी जो आप लोग देख सकते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है ये भी कर सकता है। कैसे करेगा? अगर जी के अंदर चेंज आ जाए। फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि ग्रेविटेशन में क्या होता है कि जब हम लोग धरती के नीचे यानी कि अपनी जो अर्थ सरफेस है उसके नीचे जाएं या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर जाएं, दोनों ही केसेस के अंदर जो हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कम हो जाता है, यानी कि ये जो जी है वो लेस होता है, डिक्रीज़ होता है। और हमें पता है कि जब जी जो डिक्रीज़ होगा तो आप लोग इस फॉर्मूले से समझ पा रहे होंगे जो टाइम पीरियड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है जी के अंडर रूट के। ठीक है, तो अगर जी कम हो रहा है, जी डिक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टाइम पीरियड बढ़ेगा। जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं धरती के नीचे चला जाऊँ या हिल पे या किसी पहाड़ पे चला जाऊँ तो होगा क्या कि जी जो है डिक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से टाइम पीरियड बढ़ेगा। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या होगा घड़ी के साथ? घड़ी के कांटे स्लो हो जाएंगे, घड़ी जो है वह स्लो हो जाएगी। इसीलिए जो लोग सफ़र करते हैं यानी कि जो लोग मैदानी इलाकों से ऊपर की तरफ पहाड़ों की तरफ जाते हैं या फिर नीचे ढलाई की तरफ जाते हैं, तो होता क्या है कि उनके पास अगर कोई घड़ी हो तो वो घड़ी उस जी के प्रभाव में, मतलब जी कम हो गया तो इनका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा क्या बढ़ जाता है। इसकी वजह से उनकी जो घड़ियां हैं वो डिले हो जाती हैं पहुंचते पहुंचते, मतलब उन्हें पता भी नहीं चलता और उनकी जो घड़ी है वो 10 से 15 मिनट पीछे हो जाती है। और इसमें वो समझते हैं कि उनके घड़ी के सेल्स में कोई दिक्कत आ गई है या फिर उनके घड़ी में कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है। नहीं, ये सब हो रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के प्रभाव में, उसके इन्फ्लुएंस में। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से ये जो पेंडुलम्स हैं इनमें क्लॉक्स में कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। उसका कारण यह है कि उनका जो सेटिंग है वो बिगड़ जाती है। उस सेटिंग का बिगड़ने का कारण रेजिस्टेंस भी हो सकता है कभी कभी, और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, जिसमें जो डैम्पिंग है वो बहुत बड़ा काम है, उसका बहुत बड़ा रोल है। यानी कि एक ऐसा फोर्स जो ऑक्सीलेशन को रोक देता है। आगे हम लोग उसी की बात करने वाले हैं, डैम्प फोर्स की बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि घड़ियों में पेंडुलम कैसे काम करते हैं। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरी आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।